प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज जो पढ़ने वाले हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या आप कह सकते हैं राजनीतिक शास्त्र का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां। हम लोग बहुत सुंदर से पढ़ चुके थे कि लोकतंत्र में कैसे सत्ता की साझेदारी होता है, लोकतंत्र में कैसे कार्य प्रणाली होता है, लोकतंत्र में क्या क्या उपलब्धि होता है, लोकतंत्र के आने से क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुआ है। अब हम लोग इसमें समस्या को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लोकतंत्र में समस्या है। पॉलिटी और सिविक्स राजनीतिक शास्त्र में इतना ही नहीं आपको पढ़ा जाता है, आगे क्लास में जाइएगा तो बहुत ही डिटेल्स में इस पॉलिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम बेसिक लोकतंत्र क्या है, इसमें एक सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यकता है, तो इसका क्या क्या कार्य प्रणाली है, क्या क्या समस्या आता है, बस इतना ही पढ़े हैं। आगे जाइएगा तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रेरणादायक शब्द है, वह सुन लीजिए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है। यदि आपको मंजिल पाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके हौसला होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और हौसले के साथ साथ आपका सपना में जान होना चाहिए। सपना सुत के देखिएगा तो कुछ होगा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। जागते हुए सपना देखिए और मेहनत कीजिए। भाग्य भरोसे कुछ नहीं होता, सिर्फ नियति पर आप रहिए तो कुछ नहीं होगा। आप मेहनत जितना करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। इसलिए अभी से आप भीड़ जाइए और लगन के साथ पढ़िए। और देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं आपके सबसे प्यारा सा और अंतिम सा चैप्टर सिविक्स का, चैप्टर नंबर 5, लोकतंत्र में चुनौतियां। लोकतंत्र में चुनौतियां बहुत सुंदर से हम लोग देखेंगे। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं, पुनः बताना की कोशिश कर रहा हूं। सब चैप्टर में लगभग हम आपको बताया हूं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की सबसे बढ़िया परिभाषा कौन आदमी दिए थे आप जान रहे हैं, यहां लिख भी दिए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति 16वीं राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन जी। इन्होंने बहुत सुंदर से परिभाषा दिए। लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। समझिए तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में ही याद रखिएगा लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र की अगर परिभाषा से पूछे तो बहुत सुंदर से, और समस्या तो देखेंगे ही इसमें। लोकतंत्र में क्या क्या समस्या है, कुछ समस्या है, बहुत जातिवाद की समस्या है, यह बहुत बड़ा समस्या है। उस सारी समस्या को हम लोग देखेंगे, समझ गए। जो परिवारवाद आप कहते हैं वो तो लोकतंत्र की समस्या है, नहीं है समस्या तो। लेकिन लोकतंत्र बहुत सुंदर भी है, क्योंकि लोकतंत्र लगभग देश पसंद करता है। समझिए लगभग देश, विश्व के लगभग 100 देशों से अधिक में लोकतंत्र शासन प्रणाली चल रही है। अच्छा है तब नहीं इतना लोग पसंद करता है, ज्यादा पसंद कर रहा है तो इसका मतलब अच्छा है, समझिए लोकप्रिय है। तो आगे आइए, लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, यह पहला चैप्टर में ही बताया है। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर जिसका अर्थ जनता का शासन होता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है या व्यवस्था है, प्रणाली को व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही अपने ही ऊपर शासन कराती है। मान लीजिए लोकतंत्र भारत में है तो क्या जनता स्वयं शासन करती है? नहीं। इसलिए यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां है वहां जनता स्वयं शासन करता है। लेकिन भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ जनता क्या करता है, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजता है, और वह प्रतिनिधि क्या करता है, जैसे MP MLA आप लोग चुनते हैं, MP MLA जो है चुन के जाता है संसद में, और संसद में कानून बनाता है, वह आप पर शासन करता है। कौन शासन करता है? MP MLA, यानी जनता अप्रत्यक्ष रूप से जनता अपने ऊपर शासन कराता है। तो कह सकते हैं लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं करता और सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी का समान अवसर उपलब्ध होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह हम बहुत बार बता चुके हैं लोकतंत्र की परिभाषा। जो बच्चा सभी चैप्टर को देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक जगह मिलेगा। मेरा 2026 का सारा प्लेलिस्ट A to Z बना हुआ है मेरे साथियों, जाकर आप देख लेंगे तो कोई कोचिंग क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर किसी शब्द में आपका डाउट है और किसी शब्द को आपको समझने में तकलीफ है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर उसमें डाला हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और उसका हम क्लियरेंस करके आपको लिख के हाथ से भेजेंगे। देरी ना करते हुए आपको हम फिर से एक बार अमेरिका राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र की परिभाषा दिया, सबसे सुंदर दिया। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह कई बार बताया है, इतना आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन की और ये सब लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी 2 नंबर के सवाल में यह सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। अब देखिए, आपको इब्राहिम लिंकन महोदय के द्वारा जो बताया गया था, यह चीज लिख दिया कि यह कैसे कह रहा है जनता का, जनता के द्वारा, जनता द्वारा। अरे भैया, इसलिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता अपने ओर से शासन करे। क्या भारत में अपने से शासन नहीं कर रहा है? हाँ, अभी अगर प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री कोई इधर उधर करे तो हम गारंटी लेते हैं कि उसको 5 साल बाद हटा सकते हैं। अगर मैं जनता हूं तो आराम से हटा सकता हूं। तो जनता तो अपने से ही शासन कर रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इसमें इससे स्पष्ट होता है कि यहां इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, जनता स्वयं शासन करता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने ऊपर शासन कराता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो ये तो कथन बहुत सुंदर है जो इब्राहिम लिंकन महोदय के द्वारा बताया गया। यह लोकतंत्र की परिभाषा के लिए बहुत सटीक और बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। अब मान लीजिए, केंद्र मान लीजिए, आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। आपके 2 पड़ोसी है, आप और आपके पड़ोसी से झगड़ा है, पड़ोसी से आपको झगड़ा है। तो झगड़ा है तो क्या यह उसमें हानि नहीं होगा? आप अगर लाठी से मारिए, वो भी मारिए, दोनों का कान कपार फूट गया तो दोनों को इलाज होगा। दोनों केस करेगा तो दोनों मुकदमा में जाइएगा, अपना अपना वकील रखिएगा, तो दोनों का हानि होगा। ऐसा नहीं है कि एक हानि होगा, चाहे जिसमें गलती है उसको भी और जिसमें गलती नहीं है उसको भी, दोनों को हानि होगा। इसलिए कहा जाता है यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव यानी झगड़ा होगा तो लोकतंत्र प्रभावित नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। भैया, सब तो रुपया जनता का ही है, तो जनता का रुपया है तो दोनों एक दूसरे के लड़ जाएगा तो हानि तो होगा ही, हानि होगा ही। जैसे आपको हम बताए थे, आप और अपने पड़ोसी के साथ लड़ जाइएगा तो आपको 100% हानि होगा। आपको कुछ भी कीजिए, या तो मर्डर भी हो जाएगा तो भी, जो मारेगा उसको भी या जो नहीं मारा है उसको भी, दोनों का आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। यानी दोनों को अपना आगे बढ़ने से प्रभावित हो जाइएगा, आपका जो वंचित हो जाइएगा। यानी कह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से देश में राजनीतिक अस्थिरता, मतलब राजनीति में जो अस्थिर होना चाहिए, राजनीतिक में जो अस्थिरता होना चाहिए। राजनीतिक हम क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक से ही, राजनीतिक दल से ही कोई सरकार बनता है, सत्ता बनता है। तो वह सत्ता, उसका जो स्थिरता रहेगा, स्थिर रहेगा, राजनीतिक दल नहीं रहेगा। जब लड़ाई होगा केंद्र और राज्य में तो अस्थिरता रहेगा, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही आतंकवाद से लड़ने और का जन कल्याणकारी योजना जैसे शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूर जैसे सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित। अगर दोनों लड़ते रहेगा
तो क्या महिला को शोषण हो रहा है उस पर कोई कानून बना पाएगा? नहीं बन पाएगा। शिक्षा, कोई अच्छा स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो क्या केंद्र और राज्य दोनों लड़ते रहेगा तो क्या कोई अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब कोई एक दूसरे से लड़ता है तो कहता है गुस्सा में विवेक खो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो गुस्सा में आप कितनों विद्वान हैं ना, उस समय आप कितनों होशियार हैं, तो उस समय आपका जो ज्ञान काम नहीं देता है। इसीलिए कह सकते हैं आपसी लड़ाई से लोकतंत्र प्रभावित होता है 100% हम कह सकते हैं। आगे आइए हम लोग देखेंगे परिवारवाद क्या है। सबसे बड़ी तो समस्या लोकतंत्र में यही है, समस्या हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है परिवारवाद। समझ गए? तो राजनीतिक नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता की जगह अपने ही परिवार सदस्यों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति परिवारवाद कहता है। ऐसे नहीं लिखना है, राजनीतिक दल के ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, तो आप अपने शब्द में लिखिएगा राजनीतिक दल द्वारा अपना ही परिवार को टिकट देकर आगे बढ़ाने और सरकार में शामिल करने की नियत ही क्या कहलाएगा? परिवारवाद कहलाएगा। जानते हैं अपना ही सगा संबंधी को आप दीजिएगा तो सारा सगा संबंधी ही उसमें संसद में चाहे विधायिका में जाकर बैठ जाएगा, तो क्या हित कर पाएगा? नहीं हो हित कर पाएगा। समझ गए? तो इसी को हम लोग परिवारवाद कहते हैं। और परिवारवाद सबसे खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक चीज है परिवारवाद। समझ गए प्यारे बच्चों? इसके तहत किसी जनप्रतिनिधि के निधन अथवा इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट इस राजनेता के परिजन को ही टिकट दे दिया जाता है। दे दिया जाता है, दो बार लिखा गया है, दे दिया जाता है, बस लिख दीजिएगा, उसे ही हम परिवारवाद कहते हैं। आइए हम आर्थिक अपराध का अर्थ क्या स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध क्या है इसको स्पष्ट करना है। बहुत अच्छा से बोल सकते हैं वैसा अपराध जिससे देश के अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाता है, आर्थिक अपराध कराता है। आर्थिक मतलब रुपया, जिसमें देश के कोई अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचा देता है, वैसा अपराध। अपराध मतलब क्राइम होता है। क्राइम मतलब वैसा अपराध कोई हो रहा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान होता है, हानि होता है, तो उसे हम आर्थिक अपराध कहते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशों बैंकों में रुपया जमा करना, जिसको आप काला धन कहते हैं, स्विस बैंक में जो जमा किया जाता है, तो उसको कर की चोरी करना तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण है। यानी आप जानते हैं जो घूस लेते हैं सरकार की नजर में तो नहीं आता है, और जो आप टैक्स की चोरी करते हैं, देखिए काला धन मतलब ये होता है कि आपका टैक्स की चोरी करना। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप कमा लिए 10 लाख का मंथली, लेकिन सरकार को दिखा रहे हैं कि हम 2 ही लाख कमा रहे हैं, तो 2 ही लाख का टैक्स दीजिएगा, आप 8 लाख को तो दीजिएगा नहीं। अब वह 8 लाख को आप छुपाने के लिए क्या कीजिएगा? विदेश में जाकर स्विस बैंक में रख दीजिएगा, उसको ही आप लोग काला धन कहते हैं। समझ गए? विशेष आपको जानकारी नहीं रखना है, सिर्फ आर्थिक अपराध क्या है आप इतना भी लिख देते हैं तो काफी है। इतना भी हम लिख देते हैं तो काफी है, 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे आइए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? यह हम पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, फिर से हम बता देते हैं। लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि जानते हैं कोई कार्यपालिका के अंग जैसे डीएम, एसपी, दरोगा, डीएसपी, पीडीओ, सीईओ, चाहे क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी हो, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो आप सूचना के अधिकार के तहत उसको मान सकते हैं, वह गलत करना ही छोड़ देगा या तो उसका नौकरी जा सकता है। समझ गए? तो हम कह सकते हैं सूचना के अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है। क्या क्या सरकारी नीति है, कोई चीज को कहां कितना बना है, क्या काम हो रहा है, वह सारा चीज जानकारी देता है, तो उजागर करता है। तो सूचना लोकतंत्र के रखवाला है। प्रशासन की पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है ना, मान लीजिए आप आवेदन दिए इंदिरा आवास के लिए, इंदिरा आवास छोड़िए, वृद्धे पेंशन के लिए दिए, चाहे जाति आवास के लिए ही दिए, अब तो समय पर बन जाता है, तो दाखिल खारिज के लिए दिए। अगर आपका समय पर काम नहीं हुआ तो आप उससे सूचना का अधिकार तहत मांग सकते हैं कि मैं जो आवेदन दिया था उस पर क्या क्या कार्रवाई किए, उसका जवाब दीजिए। जो पैसा देता है उसका हो जाता है, लेकिन यह भ्रष्टाचार का मतलब होता है आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर देगा, तो आप उसको पूछ सकते हैं आप क्यों रिजेक्ट किए। पारदर्शी
होता है। तो इसलिए लोकतंत्र के रखवाला है, लोकतंत्र का रखवाला है। बहुत अच्छा से आप समझ गए। आगे आइए, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है यह बताइए। आप समझिए, गठबंधन मतलब हम आपको पहले बताए हैं कि इसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाती है। अब दो आदमी है, मान लीजिए अभी भी बिहार में दो आदमी का शासन चल रहा है, एक भाजपा है और दूसरा क्या है, भाजपा है, दूसरा नीतीश कुमार है। भाजपा है कि नहीं है, और दोनों मिलकर अभी सरकार चल रहा है, यानी गठबंधन का सरकार बिहार में चल रहा है, यानी जदयू है, ये दोनों मिलकर चल रहा है। अब देखिए, यह दोनों मिलकर सत्ता संभाले हुए हैं। अब होगा क्या, जदयू कुछ और कहेगा, कोई कानून बनाएगा और इस पर कहेगा भाजपा मुझे सहमति नहीं है। अब दोनों में टकराव हो जाएगा, तो लोकतंत्र प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। यदि कोई सिंगल आदमी ही बना पाता सरकार, बहुमत से सरकार होता, तो वह जो चाहता वह होता। लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार में लोकतंत्र प्रभावित होता है, 100% होता है। तो वही आप लिख सकते हैं, गठबंधन की राजनीतिक निम्नलिखित तरीका से लोकतंत्र को प्रभावित करती है। गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। राजनीतिक में अस्थिर नहीं रह पाता है, वह अस्थिरता रहता है, क्योंकि दोनों में विवाद होते रहता है। गठबंधन के किसी भी मुख्य सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापस लेते ही सरकार गिरने की खतरा बना रहा था। अभी अगर जाए ये बीजेपी हट जाएगा तो नीतीश सरकार गिर जाएगा। तो खतरा बना हुआ कि नहीं थे, जिसमें लोकतंत्र प्रभावित होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। हर समय सरकार गिरना, हर समय सरकार बनना, तो इसमें बहुत ज्यादा रुपया का खर्चा होता है, आर्थिक क्षति होता है, तो लोकतंत्र प्रभावित होवे करेगा। तो दूसरा आप लिख सकते हैं, गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक दल और सरकार की स्थिति कमजोर हो जाती है। दोनों का स्थिति कमजोर नहीं होगा। मान लीजिए भाजपा कुछ कहेगा, जदयू नीतीश कुमार अभी कुछ कहेगा, तो दोनों में तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो स्थिति उत्पन्न होगा तो कमजोर सरकार तो कमजोर ही नहीं कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहा जाएगा, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा होता है। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यह बात आप समझिए, समझ गए? आगे आइए, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। हम लोग चुनौती ही पढ़ रहे हैं, तो समस्या ही न पढ़ेंगे, तो 4 समस्या का वर्णन करें। तो यह आप आराम से लिख सकते हैं कि वो भारतीय लोकतंत्र के 4 समस्या निम्नलिखित है। भारत में शिक्षा का अभाव है, जिससे यहाँ के जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। भारत में क्या हो रहा है, अभी भी शिक्षा का रेशियो बहुत कम है, बिहार में तो और कम। सॉरी बच्चा। तो शिक्षा के अभाव रहने के कारण वो अपना अधिकार और कर्तव्य नहीं समझ पाता है, जिसके कारण जनता सचेत नहीं हो रहा है। तो यह तो पहली समस्या है, लोकतंत्र के लिए तो समस्या है ना, बहुत बड़ा समस्या है। वह अपना सही प्रतिनिधि चुन नहीं पाता है, जिसके कारण लोकतंत्र अच्छा से नहीं चल पाता है। आगे आइए, भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती, अतः मतदान का दुरुपयोग होता है। भारत की जनता यह भी नहीं समझता है कि मेरे मतदान का क्या महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी बच्चे हैं, थोड़ा सा 18 वर्ष हो जाइएगा, तब आप समझिएगा एक मतदान से सरकार गिर सकता है। समझ लीजिए, मान लीजिए एक मतदान से कोई हार जीत हो गया, तो एक मतदान से हार गया और एक विधायक उसका घट गया, तो वह सरकार बनेगा? नहीं बनेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो इसीलिए मतदान बहुत जरूरी है और इतना महत्व है मतदान कि इसीलिए ही तो लोकतंत्र है, सभी को भागीदार है। इसलिए बहुत आदमी देखे वोट दे के क्या होगा। अरे भैया, वोट देख के ही तो आपका देश, आपका समाज, आपका राज, आपका गांव का विकास होगा, क्योंकि आप ही, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। तो आप ही वोट नहीं दीजिएगा, आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुनिएगा, तो खराब आदमी बन जाएगा, तो आपका विकास होगा? नहीं बन होगा। इसीलिए मतदान करना बहुत जरूरी है। तीसरा आप कह सकते हैं, हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव अधिक है। हमारे देश में
जब कोई राजनेता खड़ा होता है तो जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव भी बहुत होता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। यह सब समान होना चाहिए। समझ गए? आगे आइए, लिखेंगे भारत में आर्थिक असमानता का अभाव है, आर्थिक समानता का अभाव है, अर्थात आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। यदि आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकता है, स्वतंत्रता बेकार ही है, ऐसा कह हम सकते हैं। बहुत सुंदर से यह 4 लाइन लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या क्या बाधाएं हैं? अभी देखिए, नेपाल के बारे में हम लोग पढ़े थे, बहुत ज्यादा जनसंघर्ष हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में बहुत बड़ा नेपाल में बाधा है। बार बार 2006 में लोकतंत्र स्थापना हुआ, उससे बाद पहले राजतंत्र चल रहा था। तो उसमें जो शासन व्यवस्था है वर्तमान में कैसा है नेपाल में, और वहां स्थापना करने में लोकतंत्र की क्या क्या समस्या है, वो आपको बता देना है। थोड़ा सा लिख दीजिएगा, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अभी वर्तमान में कैसा व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र की स्थापना में वहां निम्नलिखित बाधा है, लोकतंत्र वहां लागू करने में निम्नलिखित बाधाएं हैं। क्या क्या बाधाएं? देखिए, नेपाल में लंबे समय से राजतंत्र कायम रहा है, बहुत समय से वहां राजा का शासन कायम रहा है, फलता वहां लोकतंत्र के बुनियादी आधार की कमी है। वहां जो बुनियादी होना चाहिए वह कमी है। दूसरा लिख सकते हैं, नेपाली संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। इससे संविधान निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना में अनेक दिक्कतें आ रही है। अभी हम बताए थे गठबंधन की सरकार के बारे में, बताए थे यहाँ गठबंधन की सरकार वहां रहेगा, बहुमत नहीं मिला हुआ है तो दिक्कत तो होगा ही, नेपाल में समस्या तो होगा। लोकतंत्र में बहुमत रहता है तब में जो मन होता है सो लागू कर देगा। यहाँ तो बहुमत कोई सरकार को तो मिलता नहीं है, वो गठबंधन का सरकार है, जिसके कारण वहां समस्या होती है, सब बाधा है लोग तो वहां नेपाल में, इतना याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ, हम कह सकते हैं, हाँ एकदम 100%। अगर शिक्षित नहीं है तो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, एकदम समस्या है। कैसे? तो लिख सकते हैं, शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कितना बढ़िया से लिखा गया है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो मतदान का महत्व को आप नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात, आपका क्या कर्तव्य है, आप अपने काम को नहीं समझ सकते हैं, आपका क्या अधिकार है वह आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में आप सभी जनता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, मन से पढ़ाई कीजिए, तभी देश आपके आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा। समझ गए? आगे आइए, कहते हैं आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? क्यों नहीं आतंकवाद चुनौती है? एकदम सही है। आतंकवाद तो जानते हैं, आतंकवाद क्या है? लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे टॉपिक वाइज लिखेंगे, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जब आतंकवाद के कारण जो देश में एकता है, यहाँ एकता मतलब होता है कि बहुत सा धर्म, बहुत सा जाति सब भाईचारा के रूप में रह रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे से देखिएगा गले मिलकर रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो ही हुआ एकता और देश में अखंडता बना हुआ रहता है। लेकिन आतंकवाद के कारण इसको एकता और अखंडता पर क्या होता है? खतरा बना हुआ रहता है। समझ गए? तो इसीलिए यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, यानी चुनौती है। ठीक है, आतंकवादी हमले को रोकने में असफल रहने पर देश की जनता की लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। जैसे कहीं आतंकवादी हमला होता है, मान लीजिए उसमें 10 लोग 50 लोग
की जान चल जाती है तो यहाँ की जनता का लोकतंत्र पर विश्वास उठ जाता है। क्या सरकार रहेगा, क्या मोदी जी रहेगा, कुछ नहीं कर पाया, वहां लाखों लोग, हजारों लोग की जान चल गई। तो जब जनता की विश्वास उठ जाएगा तो क्या लोकतंत्र के लिए समस्या नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है। जान रहे हैं लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। तो तीसरा आप लिख सकते हैं, आतंकवाद को सामान्यतः किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, इससे धार्मिक विद्वेष में बढ़ोतरी होती है और लोकतंत्र प्रभावित होता है। और आतंकवाद को लोग किसी विशेष धर्म से जोड़ता है और जिससे जो उस धार्मिक जो द्वेष भावना है, धर्म के प्रति जो द्वेष है कि सब मुस्लिम सब हिंदू जो है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग ही खाली आतंकवादी होता है, हिंदू भी होता है। अरे भैया कुछ सब जाति धर्म का लोग हो सकता है आतंकवाद, ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है। तो लोग उससे जब भी कोई धर्म के साथ जोड़ दीजिएगा तो उस धर्म के बारे में लोग गलत सोचने लगता है और उस जाति के बारे में लोग गलत सोचने लगता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। आप अभी देखिए तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन भर बिना शादी करके राष्ट्रपति तक रह चुके हैं, लेकिन वह अपना देश के सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिए हैं। इसलिए जाति धर्म कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह मानसिक होता है। आपका मन खराब हो गया तो समझिए सब खराब हो गया। आतंकवाद क्या, कुछ भी आप बन सकते हैं, अगर मन ठीक है तो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। हम पिछले बता चुके हैं, फिर से यह क्वेश्चन आ गया तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर से पढ़ सकते हैं। हम वही चीज लिखे हैं, कुछ नए अंतर किए हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं। भारत में शिक्षा का अभाव है जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है, यही तो समस्या है। क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र की चुनौतियां, समस्या, प्रॉब्लम। दूसरा हम ये भी बताया है, भारत की जनता का मतदान के महत्व को नहीं समझती, अतः मतदान की दुरुपयोग होता है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति धर्म ऊंच नीच की भेदभाव अधिक है। भारत में आर्थिक समानता का अभाव है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। हम सेम चीज बताए हैं। आगे आइए, अब आइए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय में वह सब आएगा और दीर्घ उत्तरीय में हम लोग यहां से देखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम प्रत्येक चैप्टर में हम आपको बताता हूं कि आपका जितना सवाल बता रहे हैं इसी से ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सारा क्वेश्चन रहेगा। बशर्ते कितना रहेगा, 80% आपका यहीं से रहेगा। और बनाना है कितना आपको, 50%। सब कुछ आधा आधी बनाना है। तो काहे को बेसी पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है टॉप करने के लिए इतना काफी है। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या है, वर्तमान भारतीय राजनीतिक में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें या वर्णन करें। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र में क्या क्या समस्या है, इसको आपको वर्णन करें या विवेचना करें या व्याख्या करें, कुछ भी रहे तो यही सवाल का जवाब देना है और इसी स्टाइल में आपको लिखना है। लिखेंगे, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला देख लिखिएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जनाधार निरंतर घट रहा है, जिससे क्षेत्रीय दलों की संख्या एवं प्रभाव में वृद्धि हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार निरंतर कम होते जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय दलों की संख्या और प्रभाव में वृद्धि, क्षेत्रीय दल का प्रभाव क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ गए? तो यह एक चुनौती है। समझ गए? जब राष्ट्रीय दल की जो निरंतर घटता हुआ मूल्य है वह तो चुनौती होगा ही लोकतंत्र के लिए। देखिए, क्षेत्रीय दलों को प्रभाव में वृद्धि होने के कारण गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हो गया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता, केंद्र राज्य टकराव और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। देखिए, जैसे ही क्षेत्रीय दल के प्रभाव में वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रीय दल का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, तो गठबंधन की सरकार की दौर शुरू हो गया है। जब गठबंधन की सरकार हो जाता है तो आप जानते हैं कि दोनों में टकराव की आशंका रहती है। हमेशा टकराव यानी दोनों में भ्रष्टाचार और टकराव वृद्धि होता है। हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। आगे आप लिख, दीर्घ उत्तरीय है तो थोड़ा तो 5 तो कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 5 टॉपिक हम लिखे हैं, आप भी लिखिएगा। भारत में
क्षेत्र, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर हो रहा है। देखिए, क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दल बन रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल का गठन हो रहा है, जिससे यह राष्ट्रवाद की भावना का कमजोर हो रहा है। राष्ट्र के प्रति लोग को प्रेम घटते जा रहा है। समझ गए प्यारे बच्चों। आगे लिखिएगा चौथा में, भारतीय राजनीतिक में धन बल और बहुबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे लोकतंत्र दूषित हो रहा है। अभी देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जिसके पास धन है, पैसा देकर वोट खरीद लिया जा रहा है। क्यों? वह शिक्षा के कारण, वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है लोग, समझ गए, जिसके कारण यह सब लोकतंत्र दूषित हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र में आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, अवैध अवैध शरणार्थी तथा आर्थिक अपराध जैसी परंपरागत चुनौतियों के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन जैसे नवीन चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना चीज है तो लोकतंत्र के तो प्रभावित होगा ही होगा, 100% होगा। आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, इसमें से जो याद रहेगा वह लिखिएगा, जो नहीं रहेगा वह नहीं लिखिएगा। लेकिन एक दो बार लिखने की प्रयास अगर कीजिएगा तो हम गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है। अब बिहार की राजनीति की बात हम लोग करेंगे कि इसमें जो महिला की क्या हिस्सेदारी है, इससे लोकतंत्र में कहां तक यह फायदा दे रहा है, कहां तक यह विकास डेवलप करने में सहायक है, महिला का योगदान, वह चीज आपको लिख देना है। यहां लिखेंगे, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में काफी हद तक सहायक है, मतलब जरूर सहायक है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला देखिए, बिहार की राजनीति में महिला की भागीदारी से उनके सर्वांगीण मतलब सभी तरफ से, सभी प्रकार से सर्वांगीण विकास की दिशा में ईमानदार पहल सुनिश्चित होगी, जिससे बिहार में लोकतंत्र की मजबूती मिलेगी। महिला की भागीदारी रहेगा राजनीतिक में तो बिहार मजबूत होगा, अवश्य होगा। समझ गए। तो महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार पूरे देश में निम्नतम स्थान पर है। राजनीतिक में महिला की भागीदारी बढ़ने पर महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा, जिससे बिहार में लोकतंत्र के विकास तीव्रता से मिलेगी। यदि बिहार में अगर महिला की भागीदारी होगी तो जो महिला की दृष्टि साक्षरता जो है कम है, बहुत कम है देश में, तो वह साक्षरता दर वृद्धि होगा, तो लोकतंत्र की विकास में तीव्रता आएगी, वृद्धि होगी। समझ गए। आगे लिखेंगे, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी कुप्रवृत्तियों लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। वही महिला की भागीदारी बढ़ने पर इन राजनीति प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि महिला में योगदान रहेगा लोकतंत्र में तो यह सब समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण के तहत निर्वाचित हुई महिला प्रतिनिधि एवं राज्य मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं है। वह पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से ज्यादा वो मेहनतशील है, कर्मशील है महिला। समझ गए। लोकतंत्र में सहायक है, इतना बात आप जान ले। बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और इसका मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। साथ ही उन्होंने जातिवाद संकीर्णताओं के ऊपर उठते हुए विकास के पक्ष में मतदान किया है। यह बिहार के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सुखद संदेश है। महिला के लोकतंत्र में चरबर के हिस्सेदारी लेना यह बिहार के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत है, बहुत ही गुड न्यूज है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह के लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो 100% परिवारवाद और जातिवाद, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा देश के कोई राज्य हो, चाहे देश हो, केंद्र हो, सब जगह प्रभावित करता है। तो लिख देंगे, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र के निम्नलिखित तरह से प्रभावित करता है। इसके तहत नेताओं द्वारा असामान्य कार्यकर्ताओं की जगह अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीतिक
राजनीतिक दल में आगे बढ़ाया जाता है, समझ गए। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह में कमी आती है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। बस ये सब देखे हुए हैं, बहुत आसान शब्द में लिखा हुआ है। बिहार की एक प्रमुख लोकतांत्रिक चुनौती जातिवाद भी है। बिहार में उम्मीदवार का चयन से लेकर मंत्री परिषद के गठन तक हर स्तर पर जातीय समीकरण के आधार पर ही निर्णय लिया जाते हैं, जो कि गलत है, लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। जातिवाद और परिवाद लोकतंत्र के लिए क्या है? अभिशाप है। आगे आइए। बिहार में व्याप्त गरीबी और शिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक सामाजिक विषमताओं का लाभ उठा बिहार के जातिवाद नेता जाति के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहते हैं। सरकार बनने पर अपने पक्ष में मतदान करने वाली जातियों को विशेष तरजीह देते हैं, जिससे दूसरी जाति में असंतोष फैलता है। अब जो जाति का नेता है ने, वही जाति का लोग, चाहे वह कितनों खराब हो, लगभग लोग वही सोचता है कि खराब है, लेकिन अपना जाति को वोट दो। यही जातिवाद करने के कारण बिहार थोड़ा सा पिछड़ी जाति बनते जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को देख कर देना चाहिए, आदमी को समझ कर देना चाहिए, क्योंकि वह आपके ऊपर शासन करने वाला है। प्यारे बच्चों, समझ गए। बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने जाति के जगह विकास के पक्ष में मतदान कर जातिवाद राजनीति पर आघात किया है। देखिए, बिहार के मतदाता 2010 के विधानसभा में जाति को नहीं देखा है, उस विकास के आधार पर मत दिया है, जो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद कर रह सकते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में यह प्रवृत्ति जारी रहेगा और बिहार से परिवारवाद कह सकते हैं, परिवारवाद और जातिवाद जैसे लोकप्रिय यहाँ कह सकते हैं, जो बिहार परिवारवाद और जातिवाद जैसे प्रवृत्तियों को खात्मा हो सके, समाप्त किया जा सके, इसको हटा दीजिए, जैसी को प्रवृत्तियों को समाप्त किया जा सके। बहुत सुंदर से मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मात्र 2 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मात्र बचा है, 1 2 3, बस 3-4 स्लाइड है। बहुत छोटा चैप्टर था ये, आपका पूरा सिविक्स खत्म हो जाएगा और बहुत ही कम समय में। सबसे छोटा चैप्टर यह अंतिम चैप्टर ही है। खाली चुनौती तो बताना है और कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन 4 बार 5 बार है और यही सब पूछता है घुमा फिरा के, इसलिए हम दिया हुआ हूं। और संभावित प्रश्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। क्या चुने हुए शासन लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्या चुना हुआ जो शासक है, क्या अपना मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ना, लिखे हुए हैं, चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। वस्तुतः लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह जनता के प्रति उत्तर, जिसे पदच्युत करने की शक्ति जनता के पास होती है। अगर वो अपना मर्जी से सब कुछ करेगा तो उसको पद से हटाने का काम, पदच्युत मतलब उसको पद से उतारने का काम जनता कर सकती है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। लोकतांत्रिक सरकारें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद ही अस्तित्व में आती है और संविधान के प्रावधानों से बांधी रहती है, संविधान के प्रावधानों से बांधी होती है। सरकार अपने सारी कार्य संवैधानिक अवधारणाओं के तहत ही करती है। सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका को का हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ का कर दीजिए, बढ़िया लगेगा, का हस्तक्षेप प्राप्त है। साथ ही लोकतंत्र में विरोधी दल को भी समान महत्व प्राप्त होता है कि अगर गलत काम कर रहा है तो विरोधी दल उस पर क्या कहते हैं, अंकुश लगा सकता है, रोक लगा सकता है। विरोधी दलों को उपस्थिति भी सरकार की अपनी मनमर्जी करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त मीडिया भी सरकार के कार्यों को निर्णय पर बारीक नजर रखती है। मीडिया मतलब पत्रकार, जिससे सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती। इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र लिख दीजिए, लोकतंत्र में चुने हुए शासन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि संवैधानिक
संवैधानिक के तहत, संवैधानिक नियमों के तहत ही शासकीय कार्य संपादित कर सकती है। तो बीच में सेंटेंस जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बात आप होशियार ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, कोई विशेष नहीं लिखा हुआ। आगे आइए, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे, इसके सुधार के क्या उपाय हैं, क्या है यह बता देना। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की भूमिका एक सजग एवं संवेदनशील प्रहरी की होती है। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए राज्य की शक्ति और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका विधियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन विधियों को कार्यान्वयन करती है, सब पढ़े हुए हैं, और न्यायपालिका विधियों को व्याख्या तथा विवादों को निपटारा करती है। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े। आगे देखेंगे, स्पष्ट है कि जिस देश में न्यायपालिका जितनी ही सजग एवं संवेदनशील भूमिका में होगी उस देश, रूप नहीं लिखिएगा, उस देश में लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होगी। जहां न्यायपालिका जितना अच्छा होगा, संवेदनशील होगा, उस देश का लोकतंत्र उतना ही अच्छा होगा। न्यायपालिका की भूमिका में सरकार यहां लिखिए, सिर्फ यहां क्या लिखिएगा, सरकार सुचारू हेतु निम्नलिखित सरकार चलाने हेतु सरकार को सुचारू रूप ठीक ही था, सरकार को यहां लिख दीजिए, सरकार को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो यहां सेंटेंस बना लीजिएगा, नगरपालिका की भूमिका सरकार को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे न्यायपालिका में फैली भ्रष्टाचार को समाप्त करके, न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करके, जजों की नियुक्ति में पारदर्शी ला करके, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक विलंब को समाप्त करके यहाँ लोकतंत्र को और भी मजबूत हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका से। अब यह आपका अंतिम सवाल है, अंतिम के बाद यह चैप्टर और यह आपका बुक सारा अंतिम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे, पूरा बुक ही वन शॉट में आपदा प्रबंधन पढ़ लेंगे, चाहे वो 1 घंटा का हो चाहे 2 घंटा का हो, पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की दुनिया में, और आपका पूरा सारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। कुछ ग्रामर में बचा हुआ है तो वह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। देखिए कितना बार पूछा है, बहुत पुराना लिखा हुआ है, अगर कहे तो कई बार पूछा है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें, यह 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आतंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति आतंकवाद कहलाता है, समझ गए। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आतंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है, समझ गए। तो अपने विविध रूपों में संपूर्ण विश्व में फैलाया जा सकता है, आपने देखा विविध रूपों में संपूर्ण विश्व में फैला जा रहा आतंकवाद वर्तमान में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और बाधा के रूप में उभरा है। इससे निम्नलिखित बिंदुओं को अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। क्या स्पष्ट किया जा सकता है, यहां कह रहा स्पष्ट करें तो स्पष्ट किया, आतंकवाद का सबसे बुरा प्रभाव किसी देश की एकता और अखंडता पर पड़ता है। इससे देश की लोकतांत्रिक संस्था कमजोर होती है। पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। आतंकवादी हमले को रोकने में असफल रहने पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का विश्वास उठने लगता है। यह अविश्वास निश्चित ही लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। अगला लिख सकते हैं, आतंकवाद अपने मूल में ही लोकतांत्रिक विरोधी है। लोकतंत्र जहां विचारों को, अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो वहीं आतंकवाद की अवधारणा में विरोधी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होता। और अंत में लिख दीजिएगा कि इसके साथ ही आतंकवाद को समानता किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है जो लोकतंत्र के प्रभावित करता है। यह हम आपको समझाए भी हैं, क्योंकि यह पहले भी आतंकवाद के बारे में क्वेश्चन आपको आ चुका है, समझ गए। यहाँ दिखा देते हैं आपको एक बार, देखिए ना, आतंकवाद के बारे में भारतीय
लोकतंत्र, आतंकवाद की चुनौतियों है कैसे, यह सेम चीज आप वहां लिख सकते हैं। समझ गए, यहाँ 3 है वहां 4 लिख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय है तो आपका यह पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है और यह पूरा बुक भी आपका यह समाप्त हो जाता है। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय हिंद, जय भारत।